केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 संसद में पेश किए। इस दौरान उन्होंने इन विधेयकों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य केवल आवश्यक सुधार करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार का मकसद वक्फ प्रबंधन में सुधार लाना और इसे अधिक पारदर्शी बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहले बार हुए हैं और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस, चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो
कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग कुछ लोग चंद लोग अपने के लिए अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? राष्ट्र सर्वप्रथम